नमस्कार दोस्तों, मैं भीम भास्कर कोकराझार आसाम से आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और सबसे पहले आप सबको सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सावन का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। पिछला मेरा इंडिया चाइना बॉर्डर को जो मैं बनाया था उसमें बहुत लोगों ने लाइक किया था, कमेंट किया था और कहा था कि मैं कोरोना वायरस के लेके भी एक वीडियो बनाऊँ। तो आज मैं कोरोना वायरस का वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो का पूरा देखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को समझना। इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में बनाया हूँ, यानी पहले मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, फिर फैक्ट बताऊंगा, फिर फेलियर्स बताऊंगा, फिर सोल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपडेट की बात करते हैं। ये वीडियो मैं बहुत जल्दी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में जानकारी मिल सके और हम शॉर्ट में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपडेट की बात करता हूँ। अभी तक हमारे इंडिया में कोरोना का जो केसेस है वो 7 लाख हो गया है। कल तक हम चौथे पोजीशन में थे, लेकिन आज हम थर्ड हो गए हैं। हम रसिया को हरा चुके हैं और अभी हम थर्ड पोजीशन में हैं। 7 लाख केसेस हो गया है। लोगों की जो जान गई है वो 19,700 है आज के 6 तारीख डेट के हिसाब से, और ये आंकड़ा बढ़ता रहता है हर एक घंटे में। इसके अलावा जो हमारा रिकवरी रेट है, यानी हमारा जो ठीक होने वाले पेशेंटों का जो परसेंटेज है वो 61% हो चुका है। यानी रिकवरी रेट ठीक है, लेकिन हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है यानी मृत्यु दर वो 2.9% हो गया है। पहले ये 3.4 था, लेकिन अब ये 2.9% है, यानी अब ये कम रहा है। अपडेट के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लॉकडाउन से पहले 20 टॉप 20 कंट्री में भी नहीं थे, लेकिन आज के डेट में हम थर्ड हो गए हैं। और अगर इसी स्पीड से जाते रहे तो हम बहुत जल्दी कोरोना में तो कम से कम विश्व गुरु हो ही जाएंगे। तो जो कि पहला रैंक अमेरिका का है और दूसरा ब्राज़ील का है, लेकिन 1 महीने बाद हम ब्राज़ील को भी हरा सकते हैं अगर इसी तरह से 25,000 24,000 केसेस पर डे आए तो ये रहा अपडेट। अब मैं बात करता हूँ, आपको ले जाता हूँ फैक्ट्स की बात। सबसे पहले हमको फैक्ट्स में ये समझना होगा कि हमारा टेस्टिंग क्या है। टेस्टिंग हमारा जो है कल तक का डेट के हिसाब से 5 तारीख के हिसाब से हमारा जो टेस्टिंग था वो 99,69,000 था, यानी हमारा अभी तक 1 करोड़ भी नहीं हुआ है। लेकिन आज के डेट में मतलब 6 तारीख को ये कल 1.5 लाख हुआ था सैंपल टेस्ट, तो आज अगर 1.5 लाख ही पकड़े तो आज 1 करोड़ टेस्ट हमारा हो चुका है। लेकिन ये 1 करोड़ जो टेस्ट हुआ है अभी तक ये भी कम है, क्योंकि हमारा देश का जो आबादी है वो 138 करोड़ है, यानी उसका 10% भी टेस्ट मिनिमम होना चाहिए। यानी अब तक 14 करोड़ लोगों का टेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक 1 करोड़ टेस्ट हुआ है और ये टेस्ट आगे भी बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ टेस्टिंग के मामले में ये ICMR का रिकॉर्ड था और उस हिसाब से 1 करोड़ टेस्ट आज के डेट में हो चुका है। लेकिन हम टेस्टिंग में कहाँ हैं? टेस्टिंग में हमारे जो पूरी दुनिया की रैंकिंग में हम 27वां देश यानी 27th नंबर कंट्री में आते हैं रैंक में। यानी टेस्ट में हम बहुत स्लो है। हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से ही आ गए टेस्टिंग में, यानी टॉप 30 कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो। उसके अलावा मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि टेस्टिंग में जो UAE है, यानी UAE जो देश है वो सबसे पहला रैंक में है। वहाँ पे 33% लोगों का टेस्ट हो चुका है अभी तक, जबकि हमारे देश में केवल 1% लोगों का ही टेस्ट हुआ है। यानी UAE सबसे आगे है। और उसी हिसाब से अगर हम USA का टेस्टिंग रेट देखें तो USA में करीब 10% टेस्टिंग रेट हुआ है, इसीलिए वहाँ केसेस भी ज़्यादा आया है। याद रखिए, जिस देश में टेस्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे कोरोना केसेस भी ज़्यादा होगा और वहाँ के लोग भी जल्दी ठीक होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यहाँ पे इसलिए जल्दी कोरोना ठीक हुआ क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग बहुत जल्दी हुआ, बहुत ज़्यादा स्केल पे हुआ, और जितना जल्दी लोग बीमार लोग को पाएंगे उतना जल्दी हम ठीक कर पाएंगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि न्यूज़ चैनल्स में बहुत जगह ये बात हो रहा है कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोर्टेलिटी के बारे में यानी मृत्यु दर के बारे में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम कंपेयर अमेरिका ब्राज़ील से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा कि अमेरिका ब्राज़ील इंडिया के साथ नहीं है, एशिया है। इंडिया एशिया में है, जबकि नॉर्थ अमेरिका में USA पड़ता है, ठीक है। जो महाद्वीप है यानी कॉन्टिनेंट है ये बहुत अलग अलग, बहुत दूर दूर है। वहाँ की जलवायु हो गया, वेदर हो गया, सब कुछ अलग है, इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा है। हमारे एशिया, अगर हमारा देश का मोर्टेलिटी रेट चेक करना है अच्छा है कि बेहतर है, तो इसके लिए हमें एशिया में देखना होगा। तो एशिया की मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो पाकिस्तान हमसे बेहतर है। पाकिस्तान में 2% मोर्टेलिटी रेट है, बांग्लादेश में 1.5% है, यानी 1.5% लोग ही मरे हैं। पाकिस्तान में 2% और श्रीलंका में ओनली 0.5% लोग ही मरे हैं।
यानी मोर्टेलिटी रेट वहाँ भी कम है। इसलिए तो IPL भी अब श्रीलंका में होने की बात हो रही है, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट अच्छा है। इंडिया में एशिया में इंडिया का अभी ज़्यादा है 2.9%, तो ये आपको समझना होगा। यानी हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से तो मोर्टेलिटी रेट अच्छा है, लेकिन एशिया में इतना अच्छा है नहीं। यानी कहीं ना कहीं हमें मोर्टेलिटी रेट को अच्छा करना होगा। और मोर्टेलिटी रेट अच्छा कब होगा? जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग रिजल्ट जल्दी आएगी, ज़्यादा टेस्टिंग होगी, तो जो लोगों का सिम्टम्स अभी थोड़ा कम है वो तुरंत ठीक हो सकता है, ना कि बहुत बीमार होने के बाद। जितना ज़्यादा बीमारी बढ़ेगा उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे मौत की। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा और एक फैक्ट है, चाइना में कोरोना सबसे पहले आया, लेकिन आज के डेट में चाइना जो है वहाँ कोरोना नहीं है। हाँ, वहाँ एक सेकेंड वेव आने वाला है, तो तब फिर से शायद कोरोना स्टार्ट हो। सेकेंड वेव हर जगह आ सकता है, लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा कि चाइना में 85,000 कोरोना केसेस आया था, ठीक है। उसके बाद नहीं बढ़ा अभी तक, थोड़े बहुत केसेस आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है, वहाँ सब कुछ खुल चुका है। हमारा जो इंडिया है, एक समय हम चाइना से सोच रहे थे चाइना में इतना ज़्यादा केसेस हो गया, लेकिन आज की डेट में हमारे 3 स्टेट, इंडिया में ही 3 स्टेट ऐसे अलग अलग स्टेट जो अकेले चाइना को हरा दिए। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र में 2 लाख से ज़्यादा केस हुआ है, दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा, और मतलब करीब 1 लाख, और तमिलनाडु में 1 लाख से ज़्यादा, जबकि चाइना में पूरा देश मिला के 85,000 है। तो ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह से सारा स्टेट ही ना हरा दे। अभी तो असम में भी 11,000 से ज़्यादा केसेस हो गया, नॉर्थ ईस्ट में भी इतना ज़्यादा एक स्टेट में केस होना, ये भी सोचने वाली बात है। अब हम बात करेंगे फेलियर्स की। फैक्ट की बात तो होगी, टेस्टिंग की बात होगी, केसेस की बात होगी, मोर्टेलिटी रेट की बात होगी। अब बात करते हैं हम फेलियर्स की। तो फेलियर हुआ कहाँ, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब USA में हुआ, अमेरिका में हुआ, या किसी और देश में जब कोरोना होता है, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा है, सब कुछ वहाँ ठीक है, अमीर लोग हैं, सरकार का सिस्टम भी अच्छा है। तो वहाँ कोरोना में एक ही प्रॉब्लम हुआ, और वो क्या था कि इतने सारे लोगों को कहाँ रखना जाएगा, यानी ज़्यादा मौतें हुई, ज़्यादा बीमार हुए। पर इंडिया में थोड़ा अलग है। इंडिया में अलग क्या है कि यहाँ पे कोरोना भी है और गरीबी है। आप समझ सकते हैं कि इंडिया के 60% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। और एक बात है कि जब ये जो हमारा जो कोरोना था, जो मोदी जी ने लॉकडाउन दिया 24 तारीख को, तो ये कोई नोटबंदी तो था नहीं कि इसको तुरंत आके बोल देना था। देखिए, अमेरिका में नोटबंदी तुरंत बोला जा सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में क्या करना होगा आपको कि ये कहना होगा कि हाँ भाई, अगले सप्ताह से लॉकडाउन होगा, तो 7 दिन जैसा टाइम देना पड़ेगा, ताकि इंडिया इतना बड़ा है कि बेंगलोर का लोग को अगर गुवाहाटी आना है, दिल्ली का लोग को बिहार जाना है, गुजरात का लोग को यूपी जाना है, तो 2-3 दिन टाइम लगेगा। देखिए, जब अगर लॉकडाउन ही होगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब प्राइवेट सेक्टर में है, तो जब प्राइवेट सेक्टर ही लॉकडाउन में बंद हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? उनका कुछ मतलब है रहना दिल्ली में या बेंगलोर में, रह के कुछ फ़ायदा है? परिवार लेके रहते हैं, घर बढ़ा दीजिए, खाना पीना सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए उन लोगों को जाना बहुत ज़रूरी था। तो लॉकडाउन लगाना ठीक था, लेकिन लॉकडाउन के पहले लोगों को घर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। अब हमारा जो लॉकडाउन था वो भी कैसा था? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फिल्मों का नाम है, हाउसफुल 1, हाउसफुल 2, हाउसफुल 3, हाउसफुल 4 जैसा। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, ऐसा 1000 केस हो गया था। तब श्रमिक ट्रेन चला, यानी मई के महीने में, और करीबन 38,000 केस हो गया था, और 4,000 ट्रेनें अब तक चल चुकी, 250 ट्रेन डेली चल रही थी, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सिर्फ 300 केस था तो ट्रेन बंद हो गया, और जब 38,000 हो गया तो खुल गया। तो आप खुद सोचिए, अगर जब 300 केस था उसी समय अगर ट्रेन, मतलब लॉकडाउन के पहले 4-5 दिन में ट्रेन चला जाता, यानी जब कोरोना सबको हुआ ही नहीं था ना, तो बहुत लोग सेफली पहुँचते। किसी को उतना कोरोना हुआ नहीं था तब, सिर्फ 300 था देश में। लेकिन 38,000 होने के बाद जब लोगों को मूव किया गया श्रमिक ट्रेन के माध्यम से, क्योंकि तब तक सरकार को पता चल गया था कि पैदल जाएंगे, गिरेंगे, मरेंगे, उससे अच्छा इनको ट्रेन में भेजा जाए, तो क्या हुआ? और ज़्यादा कोरोना फैला, क्योंकि 38,000 तो हो ही गया था। अब पूरे ट्रेन में, एक ट्रेन में 1200 लोग बैठते, तो अगर एक को हो गया तो 4-5 को तो होना ही था। उसके बाद अलग अलग जगह क्वारंटाइन सेंटर बना, वो लोग आए, बहुत ज़्यादा कोरोना हुआ। तो ये सब कुछ फेलियर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक बात बताता हूँ कि पहला लॉकडाउन था, बहुत टाइट था, मतलब बाहर निकलना रिस्क था। मैं निकला था, मैं खुद भागा था, बहुत रिस्क था, पुलिस मार सकता था, ऐसा हालत, और मार भी रहा था। वीडियो तो न्यूज़ में हर दिन चल रहा था। लेकिन
लॉकडाउन जैसे एक हाउसफुल फिल्मों की तरफ बनते गया, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, अनलॉक 1, उसमें क्या हुआ, लोगों का डर निकल गया, पुलिस से निकल गया, मास्क निकल गया। मास्क भी अब कहाँ इतना लोग पहनते बताइए। हाँ, आसाम में भी ऐसा हुआ तो उसके बाद लोग क्या हुआ, यहाँ की सरकार क्या है कि शनिवार रविवार को अभी लॉकडाउन लगाती है। गुवाहाटी में तो 14 दिन का लॉकडाउन है। तो सरकार जो पहले था फर्स्ट लॉकडाउन उसको आज लगाया है असम में, जो ज़रूरी भी है। अब लोग डर रहे हैं मास्क में, क्योंकि डायरेक्ट 500 रुपया लिया जाता है, चालान काटा जाता है। तो ये बीच में नहीं हो गया था ना, तो ऑल ओवर इंडिया में ये डर होना पड़ेगा। अब मैं आपको बात करता हूँ कि जैसे कि मैं आपको अपडेट बता दिया, फैक्ट्स बता दिया, फेलियर्स बता दिया। अब एक चीज़ और समझना आपको ज़रूरी है, आपको मैं इतना नेगेटिव नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं आपको सॉल्यूशन की ओर ले जाता हूँ कि अब हमको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें टेस्टिंग बढ़ाना होगा। आज हमारा जो टेस्टिंग है ओनली 1% है, मतलब 1% भी नहीं है। 1 करोड़ 30 लाख अगर हो तो 1% होता है, तो 1% नहीं है। तो इसको कम से कम 10% टेस्टिंग होना पड़ेगा, यानी करीब 14 करोड़ लोगों का टेस्ट करना होगा। पूरे देश की आबादी जितना ज़्यादा टेस्ट होगा, कम से कम 14 करोड़ टेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली केस बढ़ेगा। अमेरिका को भी हरा देंगे केसेस के मामले में तब, लेकिन कम से कम लोग जल्दी ठीक तो होंगे, लोगों का इलाज तो तुरंत शुरू होगा। उसके बाद हमें पहला जो लॉकडाउन था, जैसे लॉकडाउन फर्स्ट जैसा था वैसे ही लॉकडाउन हमें करना होगा, यानी एकदम टाइट। बाहर जाइए मार खाइए पुलिस से, वो वाला सिस्टम एकदम टफ। सब्जी लेना है, दूध लेना है तो जाइए, दवा लेना है तो जाइए, ऐसा बेकार में मत जाइए। तो ये गवर्नमेंट जो अनलॉक 2 चल रहा है ना, इसको बंद करके लॉकडाउन 1 लाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कोरोना रुकेगा। क्योंकि वैक्सीन तो अभी तक आया नहीं है। हाँ, कोवैक्सीन बोल के इंडिया में 15 अगस्त को एक ट्रायल स्टार्ट होगा, ह्यूमन ट्रायल, तो हो सकता है वो सक्सेस पाएगा, फिर मार्केट में आएगा, फिर 140 करोड़ का जनता के लिए बनाने में पता ही आपको कितना टाइम लग जाएगा। मतलब मुझे तो मिलते मिलते तो 6 महीने लग ही जाएगा। तो उस 6 महीने के लिए लॉकडाउन 1 ही ठीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क एंड सैनिटाइज़र करना होगा, यानी वो एक मास्क दे दिए उससे 3 महीना नहीं चलेगा। ठीक है, मास्क दीजिए। और एक बात मैं आपको एक बताना चाहूँ, मास्क में और एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कहा था कि गमछा भी चलेगा। ठीक है, लेकिन जब वो गलवान घटी गए ना, वो वीडियो देखो उसमें वो मास्क पहने थे। कहने का मतलब ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे मोबाइल ये सब में करना है तो गमछा क्या, बिना गमछा भी चलता है, लेकिन आपको अगर बाहर जाना है तो मास्क ही पहनना है। तो इसलिए आप मास्क दीजिए, सबको मास्क दीजिए, सरकार का ये जिम्मेदारी है मास्क देना। और उसके अलावा आप सैनिटाइज़र दीजिए, सैनिटाइज़र तो बहुत ज़रूरी है। या फिर वही ऐड वाला साबुन से हाथ धो 20 सेकंड, वो भी चलेगा, लेकिन अवेयरनेस तो ज़रूरी है ना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है सोल्यूशन की ओर, जब मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये जो प्लेन फ्लाइट है और ये जो ट्रेन है इसको बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। मतलब लॉकडाउन 1 का मतलब क्या है, उसको फॉलो कीजिए तो ये सब अपने आप बंद होगा। और इलेक्शन जहाँ जहाँ हो रहा है उसको पीछे कीजिए। ऐसे भी इलेक्शन कैंपेन अगर होगा तो कोरोना केसेस कैंपेन में तो बढ़ेगा ही। और अगर इस कोरोना में भी आप इलेक्शन कराएंगे तो मिनिमम 10% तो वोटिंग परसेंटेज कमेगा ही ना। पहले 60% हो रहा था, तब 50% होगा, तो रिजल्ट में तो डिफरेंस आएगा ना। और ऊपर से तो फ्लड चल ही रहा है सब में, तो वो तो बताना ज़रूरी नहीं है। तो पॉसिबल तो है ही नहीं है इस साल इलेक्शन होना कहीं भी। उसके बाद आपको क्या करना है कि कैशलेस के साथ साथ कैश स्कीम भी कीजिए, यानी आप कैश भी दीजिए लोगों को। पर इसका एक सिस्टम बनाइए, ये नहीं कि एक को डबल मिल जाए, वो कैश दीजिए। क्योंकि मैंने बताया ना 71% लोगों के पास तो मतलब 29 करोड़ लोगों के पास ही तो बैंक अकाउंट है, बाकी के 100 करोड़ के पास तो अकाउंट है ही नहीं। तो कैश जितना हो सकता है कैश का व्यवस्था कीजिए। ठीक है, फ्री इम्यूनिटी दीजिए, मतलब जैसे च्यवनप्राश जो बोलते हैं ना, वैसे इम्यूनिटी सबको दीजिए। तो उस इम्यूनिटी के लिए क्या करना होगा, अभी रामदेव जी बहुत बोल रहे थे पतंजलि के कि कोरोनिल निकाले। वो तो पहले बोल रहे थे कि दवाई है, उससे सब ये वैक्सीन है, आप बोल रहे दवाई है, तो चलिए दवाई है, कमेगा तो कम से कम इसे सरकार और पतंजलि मिल के मुफ्त में हर घर में दे। क्योंकि लोग 500-600 में ऐसे भी नहीं खरीद पाएंगे। दाल चावल चीनी नहीं हो पा रहा है, तो ये तो छोड़ ही दीजिए। तो सरकार इसे मुफ्त में दिलाए, ऐसे भी 500 अकाउंट में डालती है, तो 600 एक घर में देने में क्या है कोरोनिल दवा, कम से कम इम्यूनिटी तो ठीक रहेगा। उसके बाद डोर टू डोर सर्वे कराइए, मतलब हर घर में मेडिकल टीम भेजिए और सर्वे कराइए। क्योंकि लोगों को अभी तक इन्फ्लुएंजा, बुखार और कोरोना का डिफरेंस पता ही नहीं है, क्योंकि इन तीनों का जो लक्षण है एक जैसा ही है। ठीक है, और लोगों में एक डर है, बाहर जाऊंगा तो पूरा वो गली मोहल्ला से बाइकआउट हो जाऊंगा, बाइकआउट टिकटॉक की तरह। और अब घर में रहूंगा तो फिर मेरे परिवार जो बाकी ड्यूटी करते हैं, हजिरा काम करते हैं, वो भी क्वारंटाइन हो जाएंगे। इसलिए ये डर निकालने के लिए घर घर जाके मेडिकल सर्वे कीजिए।
उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कंटेमिनेशन जोन है ना, जो एकदम रेड अलर्ट जोन हो जाता है, उसको बढ़ाइए जितना हो सकता है। रेड अलर्ट कंटेमिनेशन जोन को बढ़ाइए, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेमिनेशन जोन। जैसे अभी गुवाहाटी में कर दिया ना, वैसे पूरा ऑल इंडिया में कंटेमिनेशन जोन खोजिए और बहुत बढ़ाइए। और सबसे पहले जरूरी है कि जो ये जो न्यूज़ चैनल में 2 महीने से चाइना चाइना चल रहा है, इसको बंद कराना होगा। यानी न्यूज़ चैनल को अभी ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के ऊपर डिस्कशन, डिबेट और अपडेट देना होगा। ये ऐसा नहीं है कि क्रिकेट मैच की तरह हर दिन सुबह बोल देता है 7 लाख 6 लाख 5 लाख, वैसा नहीं होगा। कोरोना को लेके दिन भर डिबेट और डिस्कशन हो, बहुत सारा फैक्ट। जैसे मैं जितना बात बताया आपको जीडीपी, इकोनॉमिक और लेबर्स और लोगों के बारे में, वैसा बात बहुत सारा हो, लोगों को अवेयर कराया जाए। उसके साथ में ये भी कहूँगा कि पॉलिटिक्स तो बंद हो जाना चाहिए। ये नहीं बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, ये नहीं होना चाहिए। कोरोना में सबको मिल के काम करना है। सरकार का साथ सबको देना है। जो विपक्ष है उसका भी बात सरकार माने और सरकार की बात विपक्ष माने, सब मिल के बात करें, क्योंकि आखिरकार सब तो इंडियन ही है। तो कोरोना से निकाले, उसके बाद नहीं इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन करेंगे तो वोटर तो जाएगा ही नहीं, तो लॉस किसका है। इसलिए सब पार्टी मिल के कोरोना को पहले ठीक करो, क्योंकि पार्टी का ही फ़ायदा है, सरकार और विपक्ष का ही तो फ़ायदा है। इलेक्शन होगा फिर जीतेंगे, लेकिन अगर कोरोना चलता रहेगा तो कहाँ का इलेक्शन, और होगा भी तो कौन जाएगा, कितना लोग जाएगा। परसेंट तो डिक्रीज़ हो गई ना, वोटिंग परसेंट। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टेस्टिंग हो रहा है ना हम लोग का, वो टेस्टिंग को बहुत टेस्टिंग आज हो रहा है तो रिज़ल्ट आज ही मिल जाए, 1 घंटा में 2 घंटा में। ऐसा भी किट है इंडिया में, लेकिन हर जगह अलाउ नहीं कर रहा है सरकार। तो जितना हो सकता है ऐसा टेस्टिंग किट को परमिशन दिया जाए, ताकि अभी सिम्टम्स आए, अभी लक्षण है, अभी ठीक भी हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अब वो 3 दिन 2 दिन में रिजल्ट आता है तो क्या होता है, 1-2 दिन में बीमारी बढ़ता है, असुविधा बढ़ता है, तकलीफ बढ़ता है। और आपको तो पता ही इंडिया में क्या लगता है, बेड ही नहीं मिल रहा है बहुत जगह। आम आदमी पार्टी सरकार तो ऐप भी निकालती है, फिर भी बेड नहीं मिलता। उसके अलावा जो प्रायोरिटी है, हमें बाकी जो बीमारियां हैं उन्हें भी प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जैसे कि ज़रूरी थोड़ा है कि कोरोना से लोग मर रहे हैं। कोरोना से पहले तो लोग किडनी से मर रहे थे, कैंसर से मर रहे थे, टीबी से मर रहे थे, और हाँ, बाइक एक्सीडेंट और ट्रक एक्सीडेंट से भी मरते हैं। बहुत तरीके से लोग मरते हैं। तो अदर जो डिजीज़ है ना, किडनी का हो गया, जो सीरियस बीमारी है, कैंसर है, वो सब का बेड मिले, वो सब का इलाज हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट हमारे घर में भी ऐसे बहुत पेशेंट जिनको साउथ इंडिया जाना था, बेंगलोर जाना था, लेकिन नहीं जा पाते, सब कुछ बंद है। तो ठीक है, बंद है तो ठीक है, लेकिन उनका कुछ कंसल्टेंट हो सके वीडियो कॉलिंग के थ्रू, उस व्यवस्था किया जाए। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा है कि हमारा जो वैक्सीन में इन्वेस्टमेंट करना होगा। वैक्सीन को लेके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा हमें वैक्सीन में डालना पड़ेगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में तो हॉस्पिटल है ही, लेकिन अब गांव में भी हॉस्पिटल की दरकार है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से महामारी हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल भी कम पड़ रहे हैं। तो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में 200 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। देखिए 200 बेडेड का मतलब क्या है, 3 हॉस्पिटल में 600 ही पेशेंट, जबकि एक डिस्ट्रिक्ट में अभी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हॉस्पिटल होगा उतना ज़्यादा पेशेंट होंगे, लेकिन ज़्यादा हॉस्पिटल बनाने से आपको ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ेगा, स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, नर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्टर के लिए सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने पड़ेंगे। आज हमारा मेडिकल कॉलेज हर देश के हर डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं। हर 2-3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज मिलता है, और उस मेडिकल कॉलेज से 150-200 स्टूडेंट ही 5 साल में निकलते हैं। तो बहुत कम हो रहा है। यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज और एक डिस्ट्रिक्ट में 3-4 200 बेडेड हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, तभी हम जाके महामारी से बच पाएंगे। और वैक्सीन तो अभी निकलने वाला ही है, तो वैक्सीन का ट्रायल देखते हैं क्या होता है। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप नहीं। तो हमारी जो पॉलिसी है वो थोड़ा अलग बनना पड़ेगा। हम बाहर जाएंगे तो कोरोना होगा ही, जब तक वैक्सीन नहीं आता है संभल के रहिए। और हाँ, एक दो मैसेज देना चाहता हूँ लास्ट में। पहला मैसेज तो ये है कि जो दहेज प्रथा है इसको बंद कीजिए। अभी भी मैं सुन रहा हूँ बहुत जगह शादी हो रहा है, दहेज लोग ले रहे हैं। हाँ, दहेज को हम कैसे बंद करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को बोलता हूँ, लेकिन लेते ही है, देते ही है। तो एक चीज़ कर सकते हैं, कानून भी बना है, लेकिन कौन मानता है। तो दहेज के लिए बस एक काम करना है आपको, जहाँ भी सुनते हैं कि दहेज वाला शादी हो रहा है तो चुपके से मोबाइल में पुलिस को बोल दीजिए। अगर आपको ये पॉसिबल डर लग रहा है कि पुलिस का झमेला है, तो ऐसा शादी में मत ही जाइए। शादी को बॉयकॉट कीजिए, टिकटॉक की तरह दहेज लेना खुद बंद हो जाएगा। बस यही आपको बोलना था। और हाँ, अपने देश के साथ रहिए, सरकार के साथ रहिए। कोरोना का जो मैंने ये सब बताया, ये सब रिसर्च किया हुआ था। तो ये सारा जो फ़ोटो है, मैं मतलब रिसर्च पेपर है, मैं आपको अपने वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं आपको डाल ही रहा हूँ। तो आशा करूँगा आप सबको अच्छा लगा है।
और मेरा जो मैसेज है दहेज के लिए उसको बंद कीजिए। और कोरोना में बस, कोरोना तो कोरोना है, निकल ही जाएगा, लेकिन हाँ, नौकरी धंधा ये सब का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, जितना हेल्दी रहेंगे, जितना अच्छा इम्यूनिटी रहेगा उतना कम होगा। और हाँ, इसी के साथ मैं अपना विदाई लेना चाहता हूँ और चाहूँगा कि इसी तरह आप लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिले। धन्यवाद। जय हिंद।